गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकीय तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के सेकेंड पार्ट को लेकर के उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में आपको समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आज के एपिसोड में विशेष तौर पर पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता और यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व और अस्थायित्व, साथ में हम लोग देखेंगे पिरामिड। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। यहाँ पर तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकीय तंत्र की जो उत्पादकता होती है, इसको कैसे हम लोग समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, यहाँ पर बहुत सहज शब्दों में लिखा गया है। इसी को आप बस स्पष्ट पूर्वक पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। लिख रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ है पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों द्वारा सौर्य ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस विधि से प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों या ऊर्जा की वृद्धि दर, इसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। और इसी को अन्य शब्दों में लिखा गया है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषित अर्थात हरी पत्ती वाले पौधों द्वारा प्रति समय इकाई में संचयित या स्थिर ऊर्जा या जिसको हम कहते हैं जैविक पदार्थों की सकल मात्रा को पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक अर्थात प्राइमरी प्रोडक्शन तथा इस उत्पादन में सम्मिलित पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र की जो उत्पादकता है यह 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहले इसको हम एक सहज शब्दों में आपके सामने ड्राइव कर देते हैं, फिर आप इस बात को जो लिखा गया है आप इसको पढ़िए तो बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर कल्पना करते हैं एक वृक्ष की। एक वृक्ष है, वैसे इसकी कल्पना हम लोग वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं, लेकिन किसी कारण से अभी वीडियो क्लास नहीं मिल पा रही है, तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ कोऑपरेशन करिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि हम जो बताना चाहते हैं ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर सन है, सन से आती है एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। यहाँ पर जो वनस्पति है, यह वनस्पति हरी वनस्पति है और यह सूर्य से पाती है यानी ऊर्जा, साथ में एटमॉस्फेयर से पाती है कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जो पाती है यहाँ पर जल में घुलित पोषक तत्व पाती है। क्या पाती है? पोषक तत्व पाती है। इसका तात्पर्य है पौधे जो होते हैं इनको मुख्य रूप से क्या चाहिए? घुलित पोषक तत्व चाहिए। और घुलित पोषक तत्व इसको कहाँ से मिलता है? मृदा से मिलता है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सूरज का प्रकाश चाहिए। इन तीनों की उपस्थिति में यह पौधा क्या करता है, जो यह अकार्बनिक ऊर्जा है या यह जो अजैविक ऊर्जा है सन की, अजैविक ऊर्जा इसी को कहते हैं, इसी को हम एक प्रकार से अकार्बनिक ऊर्जा कहते हैं, उसको यह पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के मैकेनिज्म से, किस मैकेनिज्म से? प्रकाश संश्लेषण की विधि से इसी को पौधा जो है कन्वर्ट करता है, किसमें? जैविक ऊर्जा में कन्वर्ट। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जब कोई हरी वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के मैकेनिज्म से एकांक समय में जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखिएगा, उसको यहाँ पर बात कही जा रही है क्या? इसकी उत्पादकता। तो क्या यह इसकी उत्पादकता है क्या? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पूरे एपिसोड में उसका डिस्कशन किया ही जाएगा। मान लेते हैं यह जो पौधा है, यह पौधा जैविक ऊर्जा के रूप में जो एनर्जी यहाँ पर उत्पन्न किया है उसकी मात्रा है 10,000 जूल। कितनी है? 10,000 जूल इसने एनर्जी को प्रोड्यूस किया।
लेकिन इसमें से बहुत सी एनर्जी यह पौधा स्वयं के पोषण के लिए खर्च करेगा। अर्थात स्वयं के पोषण के लिए यह पौधा क्या है, कितनी एनर्जी का कंजम्पशन करेगा, तो आप मान चलिए कि 90% एनर्जी यहाँ पर पौधा अपने पोषण के लिए यूज कर लेता है। जो बचता है इसका 10%, कितना बचता है, 10%, यह स्टोर होता है। क्या होता है, यह स्टोर होता है। किस रूप में स्टोर होता है, इसके फल के रूप में, पत्ती के रूप में, जो भी आप कहें, टहनी के रूप में, तने के रूप में, ये सब रूपों में यही 10% एनर्जी स्टोर होती। तो यही जो 10% एनर्जी यह स्टोर होती है, यही इस पर्टिकुलर वनस्पति की क्या है, उत्पादकता है। तो यहां पर उत्पादकता दो प्रकार की हो, एक हो जाती है सकल, ये है सकल इसकी उत्पादकता कि टोटल इसने कितना एनर्जी जनरेट किया। लेकिन यह जो एनर्जी जनरेट हुई यह किसी दूसरे के प्रयोग में नहीं आएगी, इसका केवल 10% भाग ही दूसरे प्राणी पाएंगे, क्योंकि जो उपभोक्ता वर्ग है, यह उपभोक्ता वर्ग यहां पर, हाँ, उपभोक्ता वर्ग जो है इसी 10% एनर्जी का कंजम्पशन करता है, क्योंकि 90% एनर्जी यह पौधा अपने पोषण के लिए खर्च कर देता है। अर्थात इसके पास जो स्टोर होगी एनर्जी, केवल 1000 जूल स्टोर होगी। ध्यान रखिएगा, 9000 जूल एनर्जी यह पौधा स्वयं के ऊपर खर्च कर देता है। इसलिए यहां पर बात कही जा रही है कि एकांक समय में जब पौधा जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी को यहां पर इसकी उत्पादकता का नाम दिया जाता है। और इसी के ऊपर अन्य जितने भी प्राणी हैं सब निर्भर करते हैं, चाहे वह प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता हो, चाहे वह सर्वाहारी हो, चाहे अपघटक वर्ग हो। अर्थात पूरी पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वो सभी जीवन इसी हरे वनस्पति के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए जो उत्पादकता का कॉन्सेप्ट होता है, या हरे वनस्पति के द्वारा जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एकांक समय में, उसी को हम लोग कहते हैं जैविक उत्पादकता। क्या कहते हैं, उत्पादकता। यहां पर इसी को पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कही जाती है। और चूंकि पौधा यहां पर उत्पादक है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, ये प्राथमिक उत्पादक है। क्या है, प्राथमिक उत्पादक है, क्योंकि यही एनर्जी का मूल सोर्स है। वैसे तो एनर्जी का मूल सोर्स तो सूर्य है, और हम लोग कल के क्लास में देखे ही थे कि पारिस्थितिकी तंत्र के मूल रूप में दो ही पार्ट होते हैं, एक पार्ट था जैविक घटक और एक पार्ट था अजैविक घटक। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता क्या करते हैं कि इसके तीन पार्ट कर देते हैं, एक ऊर्जा कर देते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। और ऊर्जा के रूप में किसको करते हैं, सूर्य रूपी ऊर्जा को करते हैं। इस बात को हमको सहजतापूर्वक समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि यहां पर और क्या हो सकता है। यही बात कह रहा है कि चूंकि यहां पर लिखा है ना कि दो, देखिए यहां पर लिखा है दो कारकों पर निर्भर करता है। ये जो एनर्जी है पारिस्थितिकी तंत्र की, यह दो कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला कारक क्या है, पोषण स्तर 1 में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों के लिए सौर्य ऊर्जा की मात्रा की सुलभता। ये बात तो ठीक है, क्योंकि हर जगह पर यह पौधा उतनी मात्रा में एनर्जी नहीं बना सकता है। क्योंकि जो हमारा अगर बात करें जो अर्थ है, अर्थ तो एक विशाल है, लेकिन इसका हर पार्ट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के योग्य नहीं है। अगर आप ये पृथ्वी ले रहे हैं, तो पृथ्वी का जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर होता है, अगर आप इसकी कल्पना करें, थोड़ा सा ये गलत हो गया कुछ, चलिए बताते हैं। यहाँ पर दूसरा ये है, फिर यहाँ पर है ये उष्णकटिबंध। ये जो पार्ट है यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर वनस्पतियों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसी बात को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि पोषण स्तर 1 में स्वपोषित जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यह किसके ऊपर निर्भर करते हैं, सौरिक ऊर्जा की मात्रा की सुलभता के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एनर्जी का मुख्य सोर्स तो सूर्य की ऊर्जा ही है। इसलिए जितनी प्रोडक्टिविटी उष्णकटिबंध की होती है, उतनी प्रोडक्टिविटी पोलर रीजन की नहीं होती। और दूसरा यहां पर पार्ट जो बता रहा है कि किसके ऊपर निर्भर करता है, वह है स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक पौधों की सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
बदलने की क्षमता, क्योंकि हर पर्टिकुलर स्पीसीज की एक जैसी कैपेबिलिटी नहीं होती है एनर्जी को कन्वर्ट करने की, सबकी अलग अलग क्षमता होती है। तो दो बातों पर प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है, एक वहाँ मतलब वह पर्टिकुलर स्पीसीज किस कटिबंध से संबंध रखता है, और दूसरा उस पर्टिकुलर स्पीसीज की कैपेबिलिटी क्या है। और इन्हीं दोनों के ऊपर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निर्भर होती है। साथ में यहां पर बात किया गया है कि प्राथमिक उत्पादन का दो रूपों में मापन किया जाता है, एक होता है ग्रास और एक होता है, हमने दोनों का डिस्क्रिप्शन किया है। यहां पर जो हमने लिखा है कि ये जो 10,000 जूल है यह इसकी सकल ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें से 90% स्वयं के पोषण में खत्म कर दी गई, इसलिए बची जो यहाँ पर 1000 जूल, यही 1000 जूल जो एनर्जी इसके तना में, फल में, फूल में, पत्ती में जो स्टोर हुआ, यही इसका क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी। क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी। तो एक वनस्पति की जो नेट प्रोडक्टिविटी है यह क्या होती है और सकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यह बात आपको सहजतापूर्वक समझ में आ गई होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर है एक सकल हो गई, एक शुद्ध हो गई, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं नेट का तात्पर्य क्या होता है, सकल प्राथमिक उत्पादन की मात्रा और श्वसन द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा की मात्रा। क्योंकि जब पौधा है अपना जब पोषण करता है तो बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करता है। कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, 90%। केवल 10% एनर्जी ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है, और इसी की व्याख्या 10% रूल के तहत की जाती है बाय लिंडमैन महोदय के द्वारा। उसकी भी इसी एपिसोड में आगे डिस्कशन होगा। तो यहां पर नेट प्राथमिक उत्पादन का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा कि सकल में से जो स्वयं के पोषण के लिए खर्च किया गया उसको आप घटा दीजिए, जो एनर्जी बचती है उसी को कहते हैं नेट प्राथमिक उत्पादन। और यहां पर बातें वही सब लिखी गई हैं, इसको आप आराम से पढ़िए, कुछ भी यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत का विषय नहीं है। हाँ, इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है, जो मात्रक है वो क्या है, ये बात आपको स्पष्टतापूर्वक समझ में क्या है, ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन या प्रतिवर्ष। अर्थात जो प्रोडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं यह किसमें निकाली जाती है, ग्राम में निकाली जाती है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जो है कितना ग्राम प्रति वर्ग मीटर और प्रतिवर्ष या प्रतिदिन, वैसे ज़्यादातर जो निकाला जाता है वह प्रतिवर्ष ही निकाला जाता है कि किसी एकांक मीटर में एक वर्ष में पर्टिकुलर वनस्पति द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई वही कहलाती है इसकी प्रोडक्टिविटी, चाहे वह सकल उत्पादन हो चाहे वह नेट उत्पादन हो, दोनों स्तरों पर कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन जो वास्तविक आप समझिए जो इफेक्टिव आंकड़ा होता है वह नेट ही होता है, क्योंकि सकल का यहां पर औचित्य उतना नहीं रहता। हाँ, सकल का एक दृष्टिकोण से औचित्य है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं नेट की। लेकिन आप समझिएगा कि दोनों रूपों में कैलकुलेशन इसका किया जाता है, जिस रूप में आपसे प्रश्न पूछे आप उस रूप में जवाब कीजिएगा। चलिए आगे यहां पर बढ़ते हैं हम, और आगे यहां पर देखिए, यहां पर कुछ पर्टिकुलर जो हमारे इकोसिस्टम हैं उनकी प्रोडक्टिविटी यहां पर बताई गई है, और यह प्रोडक्टिविटी जो कैलकुलेट करके बताई गई है, यहाँ पर दो भूगोलवेत्ता हैं, एक हैं आर.एच. हेटेकर महोदय और एक हैं डी.एम. वुडवेल महोदय। और इन्होंने जो बताया है कैलकुलेशन कि समस्त जो पृथ्वी है पूरा ग्लोब, इसकी जो प्रोडक्टिविटी जो औसत निकलती है ये है 320 ग्राम। ध्यान रखिएगा, ये ड्राई वेट निकाला जाता है, अर्थात हरे वनस्पति का वजन कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ड्राई वेट निकाला जाता है, अर्थात उसमें से जल की मात्रा रिमूव हो जाए तब उसका हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो समस्त पृथ्वी है, समस्त पृथ्वी की जो उत्पादकता है 320 ग्राम है प्रति वर्ग मीटर है। ध्यान रखिएगा, एक वर्ग मीटर में पूरे पृथ्वी में कितना वनस्पति का प्रोडक्शन होता है, 320 ग्राम ड्राई वेट, यहाँ पर समझिएगा, और ये प्रतिवर्ष है, इसलिए हमने कहा कि कैलकुलेशन सदैव प्रतिवर्ष में ही किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाए। साथ में अगर हम महाद्वीप का कैलकुलेशन करें, समस्त पृथ्वी का तो 320 है, तो पृथ्वी में दो भाग हैं, एक महाद्वीप का पार्ट होता है और एक महासागर का पार्ट होता है, और महाद्वीप की जो प्रोडक्टिविटी है यह तुलनात्मक रूप से होती है 670 यानी 669 ग्राम प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर। लेकिन अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर की प्रोडक्टिविटी कम होती, कितनी होती है, 155 ग्राम प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर।
और कृषिगत अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र है जहां पर कृषि संबंधित कार्य किया जाता है, वहां पर होता है 650 ग्राम। घास रूपी कोई तंत्र है तो वहां की जो प्रोडक्टिविटी है 600 ग्राम होती है प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर संशोधन करिएगा अगर कहीं गलत हो जाए तो। लेकिन अगर सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी की बात किया जाए कहाँ पर होती है, तो एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है, वहां पर सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी मिलती है। इसके साथ साथ कोई दलदली क्षेत्र होता है वहां पर मिलती है, कोई ज्वार नद मुख होता है वहां पर मिलती है। इन सब की प्रोडक्टिविटी तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? लगभग 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर और प्रति वर्ष होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे यहाँ पर अगर कोई अति शुष्क रेगिस्तानी भाग है या नग्न सैल है, तो आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तान और नग्न सैल पर जब कोई सॉयल का फॉर्मेशन है नहीं और यहाँ पर पानी जब हमको मिलेगा नहीं, तो घुलित रूप में ही चूंकि पोषक तत्व पौधे प्राप्त करते हैं, तो इस अवस्था में पौधों की जो प्रोडक्टिविटी होती है काफ़ी कम हो जाती है, लगभग 3 ग्राम होती है। इसी प्रकार रेगिस्तानी जो झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ की प्रोडक्टिविटी लगभग 70 ग्राम होती है। ये सब पॉइंट जो हम आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं, यकीन करिएगा हर एक बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ से अतीत में प्रश्न पूछे भी गए हैं और भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना विद्यमान है। अगर हम खुले सागर की बात करें तो खुले सागर की प्रोडक्टिविटी लगभग 125 ग्राम है और यहाँ पर आपने जो देखा है यह समस्त महासागरों का आपने देखा है 125। ठीक, फिर यहाँ पर है कि टुंड्रा और अल्पाइन क्षेत्र जो होता है इसकी प्रोडक्टिविटी लगभग 140 ग्राम होता है। और इसी प्रकार आप यहाँ पर जो संबंध की बात करते हैं, बहुत प्रकार के यहाँ पर संबंध दिए गए हैं जिसकी चर्चा आपको देख लेनी है। कुछ ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं समझ रहे, सब कुछ स्पष्ट है। और स्पष्ट ये है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक जो उत्पादकता होती है सौरिक विकिरण की मात्रा पर आधारित होती है। तो बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा प्रकाश मिलेगा वैसी वहाँ की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो प्राथमिक हम बात करें अगर किसी तंत्र का जो निर्धारक होता है वह सूर्य ही होता है। सूर्य के द्वारा ही कहीं न कहीं वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी सब कुछ निर्धारित होने लगती है। लेकिन केवल अकेले सूर्य ही नहीं है, इन सब की बहुत व्यापक चर्चा हम लोग वैसे क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्टिविटी का जो संबंध है यह सूर्य से ही होता है। और इसलिए जो सौरिक विकिरण है और प्राथमिक उत्पादन है, इन दोनों का जो संबंध है यह धनात्मक संबंध। ऐसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, अब बात हम आगे करते हैं। यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ईपी ओडम महोदय अर्थात जिन्होंने 1959 में विश्व स्तर पर प्राथमिक उत्पादकता के 3 प्रदेशों का निर्धारण किया। एक तो ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। साथ में एक ऐसा भी क्षेत्र होता है जिसकी प्रोडक्टिविटी मीडियम होती है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले जो क्षेत्र होते हैं वह ज़्यादातर अगर हम बात करें तो हमारे इक्वेटोरियल बेल्ट वाले होते हैं। साथ में जो हमारे उच्च शीतोष्णकटिबंधीय तरबन होते हैं, जलोढ़ मैदान होते हैं, शहरी कृषि अर्थात इंटेंस एग्रीकल्चर जो होता है, तो इन सब की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात बस आपको ध्यान रखना है कि ओडम महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र को उत्पादकता के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। बस आपको इतना याद करना है। बाकी इन सब के विषय में आपने पीछे समझ लिया है कि किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक होगी और किसकी कम होगी और क्यों होगी, ये भी हमको स्पष्टतापूर्वक ध्यान में रखना हो। साथ में यहाँ पर अगर आगे बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के विषय में, अब पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के विषय में यहाँ पर एक बात है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक तत्व जो होते हैं, प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन होता है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश तथा निर्गम में संतुलन। स्वाभाविक सी बात है, स्थिरता का तात्पर्य क्या है कि इनपुट और आउटपुट हमारा लगभग व्यवस्थित हो, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं, और विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता तथा समस्त तत्वों के सांद्रण अर्थात कंसंट्रेशन की स्थिर दशा को पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता
या पारिस्थितिकीय स्थिरता कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको भी थोड़ा हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। जो प्रीवियस हमारा अभी यहाँ पे बनाए थे उसी को हम लेके आते हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि पौधा मान लेते हैं कि पोषक तत्व लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सूरज का प्रकाश लिया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया। और यहाँ पर जो ऊर्जा बनी है यह कार्बनिक पदार्थ है। एक ऐसा पदार्थ है, एक कार्बनिक मटेरियल, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा मटेरियल हो गया कार्बनिक और जटिल हो गया। कैसा हो गया? जटिल हो गया। जबकि इससे पूर्व ये सब जो पार्ट था यह सरल रूप में था। जल देखिए सरल है, पोषक तत्व तो सरल है, इसमें आयरन है, जिंक सब हैं, ये सब सरल रूप हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी सरल रूप है, लेकिन इन सबको मिला करके पौधे ने इसको जटिल कार्बनिक रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब यही जो एनर्जी है यह एनर्जी उपभोक्ता के पास जाएगी और जितने भी खाद्य श्रृंखला में प्राणी विद्यमान हैं सभी प्राणियों के पास यही एनर्जी आगे संचरित होती है। लेकिन अंत में जब किसी भी स्तर का, चाहे वह उत्पादक ही वर्ग के हो क्यों न हो, चाहे उपभोक्ता वर्ग हो, चाहे जो भी हो, ये एक समय के पश्चात मृत होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनकी आयु समाप्त हो जाती है। तो जब ये मृत हो जाते हैं अंत में होता क्या है? जो अपघटक वर्ग होता है, कौन सा वर्ग? अपघटक वर्ग होता है। यह अपघटक वर्ग इन सभी मृत अवशेषों को क्या करता है? अपघटित करता है और अपघटित करने के पश्चात उनको पुनः सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करता है। सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है और इसका परिणाम होता है कि जल जल में मिल जाता है, पोषक तत्व में मिल जाता है, जो गैस निकलती है वह एटमॉस्फेयर में चली जाती है और हमारा तंत्र संतुलित पूर्वक चलता है। अगर इसमें से एक भी व्यवस्था, चाहे वह व्यवस्था जल रूपी हो, चाहे वह व्यवस्था पोषक तत्व रूपी हो, चाहे वह व्यवस्था हम बात करें उपभोक्ता वर्ग में किसी कड़ी का हो, चाहे या अपघटक वर्ग की कोई व्यवस्था हो, अगर कहीं से किसी को किसी प्रकार का अगर व्यवधान हुआ तो पूरा ये जो इकोसिस्टम है यह हमारा क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, अर्थात कमजोर हो जाएगा और विनष्ट हो सकता। अगर तंत्र को अस्थायी बनाना है तो स्पष्टता पूर्वक ध्यान रखना है कि जितने भी कंपोनेंट यहां पर जुड़े हुए हैं, चाहे यह जैविक रूप में हो चाहे अजैविक रूप में हो, हर तंत्र प्रॉपर संतुलन पूर्वक कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के वह तंत्र संतुलित होता है। वही बातें यहां पर डिस्क्राइब की गई हैं, अर्थात ये जो लिखा गया है आप इसको सहजतापूर्वक समझ सकते। ठीक है। फिर यहां पर टी.डी. ब्राग के अनुसार अगर बात करें कि प्रौढ़ पारिस्थितिकीय तंत्र में स्थिर दशा जो होती है को निम्न रूपों में परिभाषित किया गया है। तो कभी काल पूछा जा सकता है, यहां पर ये जो स्थिर दशा होती है यह समय स्वतंत्र अर्थात टाइम इंडिपेंडेंट दशा होती है, जिसमें तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में पूर्ण संतुलन होता है। तो बात तो स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि वनस्पति का प्रोडक्शन कम हो और उपभोग अधिक हो तो तंत्र तो कोलैप्स कर जाएगा ना। और हम पहले भी बता चुके हैं, कई जगह हमने आपको डिस्क्राइब किया है, चाहे दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल हो, चाहे क्लब ऑफ रोम, हर जगह हमने यही डिस्क्राइब किया है कि हमारा जो उपभोग है या पुनरुत्पादन की दर से कम होना चाहिए, तभी सस्टेनेबिलिटी आती है, तभी स्थिरता आती है। तो यही बात यहाँ पर भी कही गई है। साथ में यहाँ पर लिख रहे हैं कि तंत्र के अंदर सभी तत्वों का सांद्रण होता है, यद्यपि तंत्र में सतत परिवर्तन होता रहता है। ये बात ठीक है। तो यह आप ये भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं जैसा आप समझें। यहाँ पर पारिस्थितिकीय तंत्र का जो स्थिरता है इसको कई रूपों में व्यक्त किया। एक स्थिरता होती है जिसका नाम रखा जाता है दोलन रहित स्थिरता। हम आशा करते हैं कि आप लोग टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि यह टॉपिक आसान है। हमको जो बेहतर लग रहा है, जहाँ से प्रश्न के बनने की संभावना प्रासंगिक है, उस टॉपिक को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वह टॉपिक कठिन हो चाहे सहज हो। इसलिए आपके सामने यदि कोई पॉइंट आ रहा है तो इसको आप हल्के में ना लें, इसको आप पूरा धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करें। साथ में आप लोगों को जो क्विज टाइप के हम प्रश्न देते हैं उनको भी आप थोड़ा गंभीरता से लें।
क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो अटेंड नहीं करते हैं, और अटेंड करते हैं तो फिर रिस्पांस थोड़ा गलत आता है, क्योंकि रिजल्ट जो हैं आप लोग जो देते हैं, और ख़ास करके जो बात करें कि जो इमेज वाला होता है वहाँ पर आप लोग थोड़ा सिंसियर नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर आंसर का पता नहीं चलता आपको, इसलिए वहाँ पर आप लोग गलत आंसर ज़्यादा करते हैं। तो बेहतर हो कि अगर इस प्रकार से आपका कोई प्रश्न है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसको नेट के सहारे से थोड़ा सर्च करने का प्रयास करें, जिससे प्रश्न का उत्तर बेहतर और आपका डेवलपमेंट भी हो। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि जो दोलन रहित स्थिरता है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है कि कतिपय विद्वानों ने पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रजातियों की संख्या की स्थिरता या किसी प्रजाति के एकाकी जीवों की संख्या की स्थिरता के संदर्भ में व्यक्त किया है। और यहाँ पर जो मेन डेफिनेशन दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, तो एम जे डनवार महोदय के द्वारा 1973। बस आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोलन रहित स्थिरता की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, तो एम जे डनवार महोदय दी गई है। और यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियों की संख्या में उतार चढ़ाव नहीं, दोलन रहित मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर सब कुछ स्थिर है। तो दोलन तो तब होगा ना जब उसमें कुछ उतार चढ़ाव होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई उतार चढ़ाव नहीं है, और जब उतार चढ़ाव नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर स्थिरता होगी। तो जीवों की संख्या की स्थिरता के संदर्भ में व्यक्त किया गया, सिंपल सी बात है। और यह संकल्पना किसके द्वारा दिया गया है, एम जे डनवार महोदय के द्वारा दिया गया है। अब सही है या गलत है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जो बताया है वो आपके सामने प्रस्तुत है, जबकि यह आप स्वभावतः देख सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें उतार चढ़ाव प्राकृतिक नियम के अनुसार होता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार स्थिरता, लोचकता या सहनशीलता ही एक पारिस्थितिकी तंत्र को डिफाइन करता है। और यहां पर ये जो डिफिनेशन दी गई है यह एच ए रेजियर तथा ई बी कोवेल के द्वारा 1972 में प्रस्तुत की गई। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है स्थिर लोचकता या सहनशीलता नाम दिया गया है, अर्थात यहां पर लिखा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी क्षमता होती है कि वह बाह्य परिवर्तनों को सहन कर सके। देखो, बात तो स्वाभाविक सी है कि हर पारिस्थितिकी तंत्र बाह्य कारकों का जो इम्पैक्ट होता है उसको कहीं ना कहीं संतुलित करने का प्रयास करता है, और उसके अनुसार अपने आप को एडॉप्ट भी करता है, लेकिन एक सीमा तक ही कर पाएगा ना, क्योंकि मानव एक ऐसा दानव है कि जो किसी भी कितना भी अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हो उसको कुछ ही समय में समाप्त कर सकता है। हाँ, अगर इसको प्राकृतिक तरीके से आप अपने आवश्यकता अनुसार उपभोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार कुछ न कुछ एडॉप्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी भी एक सीमाएं होती। फिर भी यहाँ पर जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के पास इतनी क्षमता होती है कि वह बाह्य परिवर्तनों को सहन कर सके। अब आप सोचो, अगर आप आवश्यकता से अधिक गर्मी हो जाए जिस साल, तो क्या पौधे सस्टेन करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, पौधे जो हैं कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और यही तो परिणाम है कि वर्तमान में हमारे कितने अतीत में जो वृक्ष थे वो वर्तमान में समाप्त हो चुके हैं। हाँ, उसके पीछे प्रकृति ही नहीं, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी तो मानव ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बातें हैं वो ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी क्षमता होती है कि वह बाह्य परिवर्तनों को सहन कर सकता है। किसने बताया है? तो एच ए रेजियर अर्थात ई बी कोवेल ने इस बात को डिफाइन किया है, और इसी का नाम है स्थिरता या लोचकता या सहनशीलता, अर्थात उसकी स्टेबिलिटी, रेजिलियंस है कि वह उतने परिवर्तन को सहन कर सकता है। साथ में यहां पर फिर बात आ गई है लोचकता या सहनशीलता, स्थिरता, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, रेजिलियंस स्टेबिलिटी है। यहां पर क्या बात कही गई है, कह रहे हैं कि जब पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी क्षमता होती है कि वह उसमें किन्हीं कारणों से उत्पन्न व्यवधानों को सहन करके अपने को बदली दशाओं के साथ समायोजित कर लेता है, तो इस तरह स्थापित स्थिरता को लोचकता या सहनशीलता स्थिरता का नाम देते हैं। देखिए, यहां पर समायोजन की बात कर लिया है, लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं थी। यहां पर कह रहा है कि क्या कर सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी क्षमता होती है कि वह बाह्य परिवर्तनों को सहन कर सके, बस इतनी बात है। लेकिन यहां पर वह अपने आप को उसके अनुसार क्या करता है,
एडजस्ट करने का प्रयास कर लेता है। साथ में यहाँ पर प्रत्यास्थ स्थिरता की भी बात की गई है। और प्रत्यास्थ स्थिरता का क्या तात्पर्य है कि जब पारिस्थितिकी तंत्र में बृहद स्तरीय व्यवधानों या अव्यवस्थाओं के बाद प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता स्थापित हो जाती है, इस तरह की स्थिरता को प्रत्यास्थ स्थिरता कहते हैं। बहुत सारे डिस्टरबेंस हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यह पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। अब आप सोचिए, कहीं पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो वहां पर जितनी वनस्पतियां होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद जब वहां पर पुनः सभी दशाएं वनस्पतियों के अनुकूल होती हैं तो वनस्पतियां कितने संघर्ष का सामना करने के बाद पुनः उस क्षेत्र को हरा भरा कर लेती हैं। और जब उस क्षेत्र को पुनः हरा भरा कर देती हैं तो वही स्थिति क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता स्थापित होती है, और यही कहीं न कहीं प्रत्यास्थ स्थिरता के दायरे में आती है। साथ में यहाँ पर बात कर रहे हैं चक्रीय स्थिरता के विषय में, और इसका क्या तात्पर्य है कि जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में नियमित अर्थात रेगुलर बाह्य परिवर्तनों के साथ समायोजन हो जाने पर स्थिरता स्थापित होती है। और ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति में भी ये बातें होती हैं, और प्रकृति का हर प्राणी भी अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार एडॉप्ट करने का प्रयास करता है। एडॉप्ट तो नहीं बल्कि एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता है, क्योंकि एडॉप्ट में तो सामंजस्य होता ही नहीं। एडॉप्ट मतलब सीधा सीधा अनुकूलन, जैसा है वैसा आप बन जाओ। लेकिन चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए यहाँ पर एडजस्टमेंट की भावना चलती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सतत अगर ये प्रक्रिया जारी रहती है रेगुलर, तो उसको हम कहते हैं चक्रीय स्थिरता का नाम देते हैं। जब से पृथ्वी बनी तब से आज तक आप देख सकते हैं कि वनस्पतियों के आकार प्रकार में कितना परिवर्तन हुआ। वनस्पतियां ही नहीं बल्कि अन्य जो प्राणी हैं ये भी समय के साथ आए और अपने आप में बदलते चले गए, और कहीं न कहीं बहुत से स्पीशीज इस दायरे से समाप्त भी हो गए हैं। तो ये सब बातें जो हैं यह चक्रीय स्थिरता को कहीं न कहीं व्याख्यायित करती हैं। साथ में यहाँ पर बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र में साम्य अवस्था क्या होती है अर्थात इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसके संबंध में दो यहाँ पर विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत है। एक विचारधारा है जिसको कहते हैं साम्य अवस्था का मॉडल, इक्विलिब्रियम मॉडल होता है। और इस संकल्पना मतलब यहाँ पर है इक्विलिब्रियम की जो संकल्पना है इस अवधारणा पर आधारित है कि पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता की ओर सदा उन्मुख रहता है। स्वाभाविक सी बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र जब शुरुआत होती है तो वह अपने आप को बस इसी प्रयास में लगा रहता है कि हम अपने आप को स्टेबल कर लें, और उसी से कहीं न कहीं मानव भी यह सीखता है कि हमारा जीवन थोड़ा अस्थायी हो जाए। इसलिए तो हम लोग नौकरी करने का प्रयास करते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए, अस्थायी हो जाए। और बचपन में तो अस्थायी तो रहता नहीं है। तो कहीं न कहीं हम लोग ये सब बातें प्रकृति से ही सीखते हैं, प्रकृति ही हम लोगों को सिखाती है। तो प्रकृति भी क्या चाहती है, वह यही विचार रखती है, मतलब उसका यही मोटिव रहता है कि हम लोग सदा क्या रहें, स्थिर की तरफ उन्मुख रहें। और जब कभी भी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी बाह्य परिवर्तनों के कारण किसी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के जीव समुदाय में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो वह पारिस्थितिकी तंत्र शीघ्र ही अपनी मौलिक दशा में वापस पहुंच जाता है, और ऐसा होता भी है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि अगर प्राकृतिक कारणों से यह व्यवधान उत्पन्न हुआ है, तो अगर मानव जनित यह व्यवधान उत्पन्न हो गया तो प्रकृति कैसे अपने आप को फिर उस अवस्था में पहुंचा सकती है? तो ये बात भी हमको ध्यान में। साथ में असाम्य अवस्था मॉडल क्या है? इस संकल्पना के अनुसार ये बात कही जा रही है कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता दुर्लभ होती, क्योंकि बार बार होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों में क्रमिक दशा अर्थात ऑर्डर स्टेट का विकास नहीं हो पाता। बात भी ठीक है। देखो, दोनों विचार अपने अपने स्थान पे अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं, और आपको दोनों विचार का समर्थन करना है, क्योंकि एक समय में एक ही व्यवस्था सही आपको नजर आएगी और दूसरी व्यवस्था आपको अप्रासंगिक नजर आएगी। जबकि अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों व्यवस्थाएं अपने आप में सही हैं। लेकिन आपको एज इट इज जो प्रश्न है उसका जवाब देना है। आपको यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए तो फिर आप अपना यहाँ पर विचार व्यक्त कर सकते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा प्रासंगिक, वैसे ज़्यादा प्रासंगिक की अगर बात करें तो ज़्यादा प्रासंगिक आपको सेकंड वाला नजर आएगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि प्रथम वाला इसका तात्पर्य है कि गलत हो गया। प्रथम की भी प्रासंगिकता है और सेकंड की भी प्रासंगिकता विद्यमान है।
इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र की जो अस्थिरता है, अगर इसके विषय में देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत सी बातें बताई गई हैं और इनको हम आशा करते हैं कि अपने से पढ़ें। हम नहीं यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि बस बातें जो लिखी गई हैं इसी को आप एज इट इज पढ़िए। कोई विशेष पर बातें नहीं है कि जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर यहाँ पर बात की जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता या अस्थिरता के विषय में उत्तरदायी कारकों को क्या किया गया है, सदा पारिस्थितिकी तंत्र की लोचकता या बाह्य परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता के संदर्भ में किया जाता है। ये भी उसी प्रकार से है। और यहाँ पर मनुष्य जो है, आप लास्ट में देख लीजिए, मनुष्य जो है निम्न रूपों में पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता उत्पन्न करता है। कैसे करता है आप समझ सकते हैं। मानव तो अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए ही पैदा हुआ है, मानव ही हर जगह समस्या उत्पन्न करता है। अब ऐसा आप ना कहिएगा कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे हैं, जो वास्तविक है उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि पर्यावरण में जो समस्याएं हैं, प्रकृति में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इसके लिए कोई दूसरा प्राणी उत्तरदायी नहीं है। अगर कोई उत्तरदायी है तो सिर्फ मानव ही उत्तरदायी। इसलिए मानव को दानव कहने में किसी प्रकार का कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए तो मानव मानव की हत्या करता है, और तो कोई कारण है नहीं। तो यहाँ पर बातें ध्यान रखना है कि यहाँ पर मानव जो है यह निम्न रूप में पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास करता है। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का विनाश करता है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से जंतुओं की मौलिक प्रजातियों का विनाश करता है अपने आहार के रूप में या किसी ना किसी अन्य औषधि के रूप में। तो मनुष्य तो करता ही है ना। फिर साथ में है मौलिक जंतुओं या वनस्पतियों का अन्य जंतुओं या वनस्पतियों द्वारा प्रतिस्थापन होता है। यहाँ पर भी समस्याएं आती हैं। किसी क्षेत्र में ऐसे विदेशज पौधे या जंतु का प्रवेश हो जाता है जिससे भी वहाँ की मूल निवासियां समाप्त हो जाती हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक मौलिक संघटकों में परिवर्तन करके यथाभूमि, ये भी सारी समस्याएं हैं। हम लोग किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को वहाँ पर डैम बना सकते हैं, वहाँ पर बहुत एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, कोई खदान बना दिया, तो मतलब हमने परिवर्तन तो किया ना। इसी प्रकार रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, ये सब उत्तरदायी कारण है जिसके कारण हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह क्या हो जाता है, स्थिरता या अस्थिरता को प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर बात करें वही उत्पादकता का, हमने जो प्रारंभ में कहा तो 10% का रूल है, ये लिंडमन महोदय ने दिया है और यह कब का है, 1942 का है। और यहाँ पर उत्पादक वर्ग है कौन, हरे वनस्पति हैं। वही बातें हैं जो हमने आपको डिस्क्राइब किया है, इन सबको आप देखिए, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक बात यहाँ पर आपको समझनी है, और वो बात समझनी ये है कि इसको हम एक आपको फिर से बना देते हैं। यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर है उत्पादक वर्ग, क्या है, ये है उत्पादक वर्ग। फिर इसके आगे मिलता है उपभोक्ता, और जो उपभोक्ता वर्ग है इसके भी कई पार्ट होते हैं, और तत्पश्चात आता है अपघटक। ऐसे ही बातें हैं। तो उत्पादक वर्ग से जो एनर्जी है यह जाता है कहाँ पर, शाकाहारी। कहाँ जाता है, शाकाहारी में। शाकाहारी से एनर्जी कहाँ जाती है, मांसाहारी में। अर्थात ये जो है यह प्राथमिक पोषण स्तर, क्या है, ये है प्राथमिक पोषण स्तर, क्योंकि पोषण की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। यह तो वैसे है प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन यह दूसरा पोषण स्तर है, ये ध्यान रखिएगा, यह सेकंड पोषण स्तर है ना। और यह जो है यह थर्ड पोषण स्तर पर विद्यमान है। और ऐसे जब आप जाते हैं उच्च उपभोक्ता की तरफ, कहाँ जाते हैं, उच्च उपभोक्ता की तरफ, जिसके अंतर्गत सर्वाहारी आता है, तो यह अंतिम पोषण पर विद्यमान होता है। किस पोषण पर होता है, अंतिम पोषण। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है सिर्फ 10%। फिर यहां से यहां कितना जाएगा, 10%। यहां से यहां कितना जाएगा, 10%। बात समझ रहे हैं। अर्थात इसने अगर एनर्जी प्रोड्यूस किया 10,000 जूल, तो यहां से यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो जो इसका नेट था अर्थात 1000 जूल जो इसके अंदर किसी ना किसी रूप में संचित हुआ, यही तो अगले पे ट्रांसफर होगा। तो यहां पर एनर्जी सिर्फ गई 1000 जूल, और इस 1000 जूल का भी 90% स्वयं के पोषण पे खर्च होगा। अर्थात 900 जूल यह स्वयं कंज्यूम करेगा, सिर्फ अगले पे कितना जाएगा, 100 जूल ही जाएगा ना। इसका तात्पर्य है कि जैसे जैसे पोषण स्तर में वृद्धि होती है, जैसे जैसे पोषण स्तर में वृद्धि होती है,
तो यहाँ पर ऊर्जा का जो स्थानांतरण है यह क्रमशः घटता जाता है। लेकिन उच्च पोषण स्तर पर जो विद्यमान प्राणी होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और जब क्रियाशीलता अधिक होती है तो उसको अधिक से अधिक एनर्जी का भोग करना पड़ता है, और इसलिए वह जब अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करता है, इस दौरान एक प्रक्रिया और कंप्लीट होती है, और वो क्या है? यहाँ पर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वहां पर तो केवल 10% ही एनर्जी अगले पोषण स्तर पर जाती है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यह कंप्लीट एक स्तर से दूसरे स्तर पर चला जाता है और दूसरे से तीसरे पर। इसका तात्पर्य है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है यह जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका कंसंट्रेशन या परसेंटेज बढ़ता जाता है, और इसी को कहते हैं हम लोग बायो मैग्नीफिकेशन, अर्थात जैविक आवर्धन होता है। क्या होता है? जैविक आवर्धन होता है। तो जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है ऊर्जा का मान तो घटता जाता है, लेकिन चूंकि उच्च पोषण स्तर पर विद्यमान प्राणी को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करता है, और इस दौरान उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो है इनके शरीर में संचयन होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और यही नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड उच्च पोषण स्तर पर पहुंच करके उस प्राणी के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्या जन्म देते हैं। मान लेते हैं आपने कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे 2,4-D आपने एक केमिकल इस्तेमाल किया वनस्पति की सुरक्षा के लिए, लेकिन यह नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वनस्पति को तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे यह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उच्च पोषण स्तर पर जाएगा, उच्च पोषण स्तर पर पहुंच करके यह नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड उस प्राणी को तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित करेगा। और यही परिणाम है कि जो डेक्नोफेनॉल नामक आप इंजेक्शन एक पशु को लगाते थे, और जब इस पशु के अंदर यह डेक्नोफेनॉल जाता था तो उसका कंसंट्रेशन कम होता था, लेकिन जब यही अगले पोषण स्तर पर जाता था तो जो गिद्ध है वह गिद्ध क्या होता है, इससे तरह तरह की बीमारी से ग्रसित होता है और वह मर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं, जैविक आवर्धन की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे उच्च पोषण स्तर पर विद्यमान प्राणी को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इन सब बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। और आपको ये सब PDF मटेरियल तो हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते ही हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग उसे डाउनलोड अवश्य करिए और उसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए यहाँ पर अगर बात करें, यही बात कही गई है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड का बायोमैग्निफिकेशन होता है, तो बातें आप समझिएगा, यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और चूंकि आहार श्रृंखला के माध्यम से होता क्या है कि जैसे हमने कहा ना, यहाँ से एनर्जी बनी और एनर्जी यह क्रम से जाते जाते फिर जब अपघटक होता है इसको पुनः हम ऐसे कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक चक्रीय प्रक्रिया भी चलती है, उसी को कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल और सबको यह पौधा मिला करके क्या बनाता है? जटिल कार्बन बना देता है, और अंत में अपघटक वर्ग क्या करता है? इन सबको डिकम्पोज करता है और पुनः उनको मूल तत्वों में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात उसी को कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र। और इसी चक्र के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना पड़ता है जल चक्र, और इसी के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है कार्बन चक्र, है ना, नाइट्रोजन चक्र। ये सब इसी के दायरे में आते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। यहाँ पर लिखा गया जल चक्र, गैसीय चक्र, ये सब इसी का परिणाम है, जिसको हम क्या कहते हैं? जैव भू रसायन। चलिए यहाँ पर एक टॉपिक और छोटा सा बचा है। यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे बिंदु हैं, इसको भी पढ़िए। जैसे लिखा है ऊर्जा प्रवाह, 100% क्षमता एक ट्रॉपिक स्तर से अगले ट्रॉपिक स्तर पर प्रवाहित होती है, और इसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स का नाम। महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए हमने यहाँ किया है।
और पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक उत्पादन होता है किसका होता है? शैवाल और प्रवाल व्यक्तियों का होता है। और देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड भी बनते हैं। एक पिरामिड होता है ऊर्जा का, एक पिरामिड होता है संख्या का और एक पिरामिड होता है जैव। यह बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि जो ऊर्जा है यह एक स्तर से अगले स्तर पर कम ही होती है, केवल 10% पहुंचती है। ऊर्जा जो है यह सदैव जब उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाती है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर उत्पादक है और यहाँ पर उपभोक्ता है, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जब एनर्जी जाती है तो उसका मान कम हो जाता है। इसलिए उत्पादक का बेस आप देख रहे हैं चौड़ा है और उपभोक्ता का बेस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कम होता चला। इसलिए कहा जाता है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यह सदैव सीधा होता है, क्योंकि पिरामिड इसी आकार का होता है। सदैव सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा वन डायरेक्शन में चलती है और अगले पोषण स्तर पर इसका मान केवल 10% ही ट्रांसफर हो। यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन जो संख्या का पिरामिड होता है या जैव भार का पिरामिड होता है यह सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। इस बात को आपको समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि वृक्ष रूपी एक तंत्र है। अब घास रूपी तंत्र की बात करेंगे तो घास है, घास के ऊपर जो बात करें कि जो हिरण है उनकी संख्या कम होगी, घास ज़्यादा होगी। और हिरण के ऊपर जो शेर हैं उनकी संख्या उससे कम हो जाएगी। तो उस अवस्था में घास रूपी तंत्र का पिरामिड तो ऐसे ही बनेगा ना कि घास की संख्या ज़्यादा है, हिरण की संख्या कम है, शेर की संख्या कम है। ये तो सीधा बन गया। लेकिन वहीं अगर आप एक वृक्ष रूपी तंत्र की बात करें तो एक वृक्ष है, वृक्ष एक है और इसके ऊपर आप समझिए अनगिनत पक्षी निर्भर करते हैं। तो यहां पर उत्पादक तो एक है लेकिन उपभोक्ता अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं कहेंगे बल्कि बहुत ज्यादा है। तो यहां पर पिरामिड उल्टा हो गया। तो संख्या का पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। सेम जैव भार का भी जो पिरामिड है यह सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे वृक्ष है तो वृक्ष का जैव भार तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके ऊपर जो प्राणी निर्भर करते हैं उनका जैव भार कम होता है। लेकिन अगर तालाब रूपी तंत्र ले लें तो तालाब में शैवाल का वजन तो बहुत कम होता है, क्योंकि शैवाल जितना बनता है मछली उसको खा जाती है। छोटी मछली जो खा पी के तैयार हुई उसको बड़ी मछली खा जाती है। तो तालाब में केवल बड़ी मछली ही नजर आती है। इसलिए तालाब रूपी जो तंत्र होता है उसका अगर जैव भार देखें तो वहां पर उल्टा बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको जैव भार, संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड ध्यानपूर्वक समझना है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है जबकि संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। बस आपको यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना है कि जिस भी तंत्र के विषय में प्रश्न पूछे उस तंत्र की आप कल्पना करें और उस तंत्र में उत्पादक वर्ग कौन होगा इसकी कल्पना करें, उपभोक्ता वर्ग कौन होगा इसकी कल्पना करें और उसको इस पिरामिड पे फिट करने का प्रयास करें कि उत्पादक वर्ग की संख्या अधिक है कि भार अधिक है, और फिर उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका सीधा होगा या उल्टा। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वह सदैव सीधा ही बनता है। चलिए यहाँ पर आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम लोग कल पुनः मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।